हेलो। कैसे हैं आप लोग। देखिए, आज जो हम पेपर लिए हैं ये पेट का पेपर है जो पिछली साल हुआ था। और इस समय पेट कितना इम्पोर्टेंट हो गया है सबके लिए आप सभी जान रहे हैं। अभी लेखपाल का एग्ज़ाम हो रहा है तो उसमें कई लोग बाहर हो गए हैं। पिछले साल पेट को सीरियस नहीं लिए थे तो इस साल आपको सीरियस तैयारी करनी पड़ेगी। जो 18 सितंबर को डेट है पेट एग्ज़ाम का, तो अभी फार्म भरा भी जा रहा है। तो कोशिश आइए करते हैं कि इस तैयारी को और बेहतर किया जाए और अच्छे से इसको हम लोग क्रॉस किया जाए। मतलब इसमें कम से कम आप टारगेट ये मान के चलिए कि 80 प्लस नंबर लेके आएँ। और कैसे लेके आना है ये आपको पहले प्रीवियस ईयर पढ़ना ही पड़ेगा और प्रीवियस ईयर पेपर को आपको एनालिसिस करना पड़ेगा। तो आज हम लोग देखते हैं कि प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे और उसमें जो डीआई के क्वेश्चन हैं, ग्राफ के क्वेश्चन हैं, इंग्लिश के, हिंदी के, करंट अफेयर, सारे हम डिटेल कर उसको एनालिसिस करेंगे ताकि आप जो भी तैयारी कर रहे हैं पेट एग्ज़ाम का वो अच्छे से और अच्छे से कर पाएँ और जो पिछली साल गलतियां हुई थी मैक्सिमम लोगों से वो इस साल गलती ना हो। क्योंकि जो भी वैकेंसी होगी अब यूपी ट्रिपल एससी के में तो वो पेट के थ्रू ही होगी, आप सभी को पता है। तो पेट एग्ज़ाम काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग अच्छे से मेहनत करके कीजिए। और इस बार कंपटीशन भी ज़्यादा होगा क्योंकि पिछली साल लोगों को सबक मिल गया कि कैसे पेपर देना है, लोगों ने सीरियस नहीं लिया पिछली साल। तो इस साल आपको सीरियस पढ़ाई करनी है और अच्छे से आपको मार्क्स गेन करना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं उसको हम लोग अच्छे से पढ़ते हैं। तो देखिए, इसमें जो क्वेश्चन दिया गया है उसको हम लोग एनालिसिस करते हैं। ये सेकेंड शिफ्ट का पेपर है, जो सेकेंड शिफ्ट में पेपर हुआ था वो पेपर है और सेकेंड शिफ्ट के पेपर को हम लोग देखते हैं। और ये 24 अगस्त को आपका पेपर हुआ था 2021 में। और तो ये सेकेंड शिफ्ट का फर्स्ट शिफ्ट का भी पेपर हम आप लोगों के सामने लेके आएंगे तो उसको भी देख लिया जाएगा कि कैसा उसका पेपर का मॉडल था। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले इस सेट में दिया गया है ग्राफ से रिलेटेड आपके क्वेश्चन दिए गए हैं। ये होता है इंस्ट्रक्शन। और उसके बाद यहाँ पे दिया गया है सीमेंट का उत्पादन मिलियन टन में दिया गया है और ये आपका मेन ग्राफ है। तो देखिए, ग्राफ सॉल्व करना काफ़ी इजी क्वेश्चन है। जो 25 नंबर आ रहे हैं मैथ और प्लस ग्राफ से, इसमें आप कोशिश करके आप 23-24 नंबर पा सकते हैं और ये काफ़ी सॉलिड नंबर होगा, इससे नंबर आपके कटेंगे नहीं। ग्राफ सॉल्व करना आपको मेथड हम बताएंगे कि ग्राफ को सॉल्व कैसे किया जाता है। साथ ही साथ आप लोगों को पेपर भी पता चल जाएगा कि कैसा पेपर हुआ है। अब देखिए, ये सीमेंट का उत्पादन दिया है, प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट इन मिलियन टन्स यहाँ पे दिया है और इसको हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, सीमेंट का अधिकतम उत्पादन दर्ज हुआ इस वर्ष में। अब देखिए, सीमेंट का उत्पादन अधिकतम कब हुआ। मैक्सिमम आप देख रहे हैं कि इस ग्राफ को हम लोग देखेंगे तो मैक्सिमम क्या है, 98 है मैक्सिमम। और ये किस सन में है देखेंगे तो 14-15 में। तो 14-15 आपका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये रहा ग्राफ का पहला क्वेश्चन जो काफ़ी आसान क्वेश्चन था। तो देखिए, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है कि वर्ष 11-12 के दौरान उत्पादन वृद्धि पिछले वर्ष की तुलना में था। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो 11-12 कहाँ है, 11-12 ये है और पिछले वर्ष की तुलना में कितना आपका प्रतिशत यहाँ पे ज़्यादा है इसके बारे में पूछा है। तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, देखिए निकालने का सबसे बेस्ट मेथड क्या है, इसको निकालेंगे कैसे। अब देखिए, यहाँ पे हम लोग परसेंटेज का यूज करेंगे और परसेंटेज के यूज से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। परसेंटेज चैप्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको हम आपको डिटेल में पढ़ा देंगे ताकि आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए जा रहे हैं देने तो परसेंटेज काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा। तो देखिए, इसमें करते क्या हैं, अब ये 11-12 की बात की गई है, 11-12 की। तो 11-12 में आपका उत्पादन कितना हुआ, 58 और उसके पिछले साल कितना हुआ, 44। तो इन दोनों का अंतर लेंगे तो कितना हो जाएगा, अंतर लेंगे तो इसमें 6 और 8 14, मतलब 14 आपका अंतर है। तो आपका डायरेक्ट हो जाएगा 14 बटा ओरिजिनल वैल्यू, मतलब उत्पादन कहाँ से बढ़ा, तो यहाँ से बढ़ा। तो इसको हम लोग काट देंगे 100 से। अब इसको हम लोग करेंगे तो ये 7 से कटेगा और ये हो जाएगा आपका 22।
इसको हम लोग काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 50 हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा। तो ये आपका हो गया 350 और 350 को हम लोग 11 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 11 तियाँ 33, फिर 2 आएगा 11 एक करने 11, मतलब 31 दशमलव कुछ आएगा। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि उत्पादन अधिकतम स्तर इस वर्ष घटा। तो इस वर्ष घटा मतलब किस वर्ष घटा, यहाँ पे आपको 4 वर्ष दिए गए हैं। तो इसको हम लोग देख लेते हैं कि मैक्सिमम जो डिक्रीज हुआ वो कहाँ हुआ। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे देखिए, देखने से ही आपको दिखाई दे रहा है कि 14-15 में क्या था, मैक्सिमम था, और उसके बाद डायरेक्ट डिक्लाइन हुआ है 15-16 में। तो 98 से क्या हो गया 60 आ गया है। तो ये सबसे बड़ा डिक्लाइन है, इससे बड़ा आपको कहीं नहीं दिखाई देगा। आप इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं। ये डाटा आपको तब दिक्कत कर देता, जैसे मान लीजिए कि ये जो 3 डाटा दिए गए हैं, ये 3-4 डाटा इस टाइप के डाटा आपको बने रहते हैं और इस तरह के दिए रहते हैं, जैसे ये कम कम अंतर होता है, तब हम लोग को दिक्कत होता है निकालने में कि किस वर्ष अधिक रहा किस वर्ष कम रहा। लेकिन यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि 14-15 में क्या था, मैक्सिमम था, उसके बाद 15-16 में सबसे ज़्यादा डिक्लाइन हुआ। वही सबसे ज़्यादा वृद्धि हम देखेंगे तो सबसे ज़्यादा वृद्धि कहाँ हुआ, 12-13, और उसके बाद आपका 13-14 में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुआ 55 से लेके 90 तक। तो यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा 15-16। तो 15-16 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, यहाँ पे दिया है उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष के दौरान अधिकतम वृद्धि हुई। अब देखिए ये अभी हमने बताया है कि 12-13 में क्या था 55 था, और 13-14 में कितना हो गया 90 हो गया। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 13-14 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे पूछा है कि प्रथम तीन वर्ष दौरान उत्पादन था। तो प्रथम 3 वर्ष का मतलब क्या है, इन तीनों को जोड़ के 3 से भाग दे देना है। तो 3 से भाग दे देना है तो काफ़ी आसान है। तो इसको जोड़ेंगे तो देखिए, इसको हम लोग जोड़ेंगे तो 8-4 12, 12 और 4 12 और 2 14 हो गया हासिल 1, और फिर 5-4 9, 9-4 13, 13 और 1 14/3। अब इससे हम लोग डिवाइड करेंगे तो 3 चौको 12 और 3 अट्ठे, तो ये 48 आपका आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आप देखिए, इससे 5 क्वेश्चन पूछे गए थे, काफ़ी आसान थे क्वेश्चन। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके आ रहे हैं जो पेट में, तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, और आने वाले सेशन में हम आप लोगों को प्रैक्टिस भी कराएंगे ग्राफ के क्वेश्चन कैसे टैकल करते हैं और उसको ईजिली वे में हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे दिया गया है एक और ग्राफ को हम लोग देखते हैं। यहाँ पे क्या दिया है, ये ग्राफ है आयात का, इम्पोर्ट ऑफ एक्स, और करोड़ में दिया गया है। तो यहाँ पे कुछ वर्ष दिए गए हैं, उसका आयात दिखाया गया है। एक्स के औसत से अधिक आयात और यक्स के औसत आयात से कम आयात में अंतर दिखना। अब इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग करेंगे, अब ये जो दिया गया है इन सब को जोड़ के पहले औसत निकाल लीजिए, और औसत से देख लीजिए कि औसत निकालने के बाद आपका कितना इसमें कम हो रहा है और कितना ज़्यादा हो रहा है। जैसे इसको हमने सॉल्व किया था तो इसमें आ रहा था 1216 इसका पॉइंट समथिंग आ रहा था औसत। इन सब को जोड़ेंगे और कितने से भाग देंगे, 1 2 3 4 5 6 से भाग दे देंगे तो आपका ये आंसर आएगा 1216। तो अब देखिए 1216 से आपका औसत यहाँ पे दिया है, तो औसत से आप देखेंगे तो औसत से कितना कम है, तो 1216। तो 1 2 3 4, तो कम वाले वर्ष कितने हैं 4, और अधिक वाले वर्ष कितने हैं 2। इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा 2 वर्ष। तो 2 वर्ष आपका मतलब 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो गया। अब यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे देखिए वर्ष 18-19 के दौरान यक्स के आयात में प्रतिशत वृद्धि। अब देखिए 18-19 का मतलब या 18-19 के दौरान यक्स के आयात में प्रतिशत वृद्धि सभी वर्षों के आयात के औसत से कितना प्रतिशत है।
तो यहाँ पे हम लोग कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देखिए 18-19 दिया है, तो 18-19 कहाँ गया, 18-19 यहाँ हो गया, तो 18-19 नहीं, ये नहीं है, 18-19 ये है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कितना % वृद्धि हुआ। अब देखिए पिछले वर्ष 13 था और अब कितना हो गया, 20 हो गया, मतलब 1300 से 2000। तो इसका हम लोग परसेंटेज निकालेंगे, फिर अभी जो एवरेज निकाले हैं उससे आप लोग डिवाइड कर देंगे। तो जो आंसर आएगा आपका कितना आ जाएगा, आपका आंसर नंबर सी आपका राइट आंसर आएगा। तो ये थोड़ा क्वेश्चन क्या था, लेंदी क्वेश्चन था, तो इसको आप लोग बता दिए कि सबसे पहले क्या करना है, 1300 आपको लिखना है, फिर 2000 हो गया, और फिर आपको 100 से इसका परसेंटेज निकालना है, फिर जो आया है आपका एवरेज, एवरेज से फिर से आपको परसेंटेज निकाल लेना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग पहले नहीं, एग्ज़ाम जब देते हैं तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने से क्या होता है, हम लोग को बचना पड़ता है, ताकि इस टाइप के क्वेश्चन में हमारा टाइम वेस्ट ना हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 14 से 15 और 15 से 16 के दौरान यक्स के आयात में वृद्धि प्रतिशत। तो 14 से 15 और फिर 15 से 16, 14 से 15 और 15 से 16, तो यहाँ पे हो गया 14 से 15 और 15 से 16। इसमें वृद्धि देखना है, तो 900 से कितना हो गया, 1200 हो गया, तो वृद्धि कितने का हुआ, 300 का हुआ। और कहाँ से वृद्धि हुआ, 900 का, 900 से इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पे देखिए ये 0 से 0 कट गया, और इसको हम लोग काटेंगे तो ये कितना बार में कटेगा, 3, और 100/3 का मतलब होता है 33/1/3। तो आपका जो राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर आ जाएगा। फिर दिया है यहाँ पे कि सभी वर्षों के लिए वर्ष दर आयात की औसत वृद्धि आपका कितना है। तो औसत वृद्धि आपको निकालना है, तो औसत वृद्धि कैसे निकालेंगे, यहाँ पे अभी इस क्वेश्चन को जान रहे कैसे करना है। इसमें आपको करना है सभी वर्षों के लिए वर्ष दर वर्ष यक्स के आयात की वृद्धि का औसत। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए इसको हम लोग कैसे करेंगे, यहाँ पे आपको करना ये होगा, अब देखिए जो जितना भी वृद्धि हुआ है उसको निकालना है और उसका औसत आपको पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे, अब देखिए 700 से आपका 900 हुआ, तो 900 हुआ, इसका मतलब 200 की यहाँ वृद्धि हो गई। 900 से हुआ 1200, मतलब 300 की वृद्धि हो गई, और 1200 से 1200 0 की वृद्धि, और फिर 1200 से 1300 100 की वृद्धि, और 1300 से 2700 की वृद्धि। फिर ये हो गया 00, और ये 7 3 10 11 और 1 11 2 13 आपका हो गया। और कितना है 1 2 3 4 5 6, 6 से हम लोग डिवाइड कर देंगे, तो 6 दूना 12 हो गया, फिर 10 आएगा, फिर 6 एकने 6, और फिर आपका आ गया 4 6 4 36, मतलब 216 के करीब में आपका जो वैल्यू होगा आएगा। तो यहाँ पे देखिए वैल्यू कौन सा आ रहा है, इसमें आपका वैल्यू कौन सा आएगा, 216 तो ऑप्शन में दिया नहीं है। तो इसको एक बार और चेक कीजिएगा कि जैसे हम लोग सॉल्व कराए हैं वैसे ही क्वेश्चन होगा, तो इसको आप लोग चेक कीजिएगा। तो ये आपका हो जाएगा, आपका इसमें जो बी आप कमीशन दिया है आंसर, वो बी ऑप्शन दिया है, तो वही आपका निकलेगा। कुछ हमने डाटा में गलती किया होगा। आपको बता दिए तरीका कैसे निकालना है। सबसे पहले वृद्धि को हम लोग जोड़ लेंगे, और वृद्धि को जोड़ने के बाद हम लोग क्या करेंगे, भाग दे देंगे नंबर ऑफ एप्लीकेशन से, तो आपका नंबर पूरा काउंट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, यहाँ पे दिया है कि विगत कितने वर्ष यक्स का आयात यक्स के औसत से अधिक था। तो ये हम लोग निकाले ही थे, 4 वर्ष क्या था, औसत से कम था, और 2 कितना था, अधिक था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, आपका राइट आंसर हो जाएगा 2 वर्ष। अब नेक्स्ट हम लोग करते हैं, नेक्स्ट में क्या दिया है। अब नेक्स्ट भी देखिए, ये भी काफ़ी अच्छा DI था, और इसको हम लोग कैसे करेंगे उसको देखिए। अब इसमें जो आपको करना है वो क्या है, सप्ताह के सभी 4 दिनों में आपका D की बिक्री आपको निकालना है। D की बिक्री की तुलना फिर B की बिक्री की तुलना के कितने प्रतिशत आई। तो इसको हम लोगों को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा,
पहले डी को हमें जोड़ना पड़ेगा कि डी का कितना है, फिर बी का कितना है, उसके बाद हम लोग को परसेंटेज निकाल देना है कि इसका परसेंटेज कितना है। अब देखिए हिंदी में क्वेश्चन ना समझ में आए तो आप लोग इंग्लिश भी पढ़ के उसको समझ सकते हैं। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, आपको बी और डी का आपको सम कर लेना है और सम करने के बाद आपको आंसर निकाल देना है। तो जैसे इसका हम लोग सम करेंगे तो कितना हो जाएगा 20 और ये हो गया 46, तो ये 46 हो गया। तो अब इसको जोड़ दीजिए, ये कितना हो गया 4 × 12 और 12 और 7 127 ये हो गया। और फिर हम लोग इसको देखेंगे, ये बी का पूछा है तो बी को हम लोग जोड़ेंगे तो बी का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 95 और 95 और 40 135 और 135 में हम लोग 28 को जोड़ेंगे। तो देखिए 28 को जोड़ना है तो 30 को जोड़ दीजिए तो 165, 2 कम था तो कितना हो जाएगा 2 कम तो 163, मतलब इतना था। अब जो बी की वृद्धि हुई थी, वृद्धि आई, तो वृद्धि कहाँ से आई 127 था, 127 से आपका कितना हो गया 163 हो गया। तो इसमें हम लोग इंक्रीज परसेंटेज निकाल देंगे और जितना भी इंक्रीज आएगा उसको 127 से हम लोग डिवाइड कर देंगे। तो जो आपका आंसर आएगा, कौन सा आंसर आ जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका जो यहाँ पे दिया है, सोमवार को बेची गई वस्तुओं का औसत शुक्रवार को बेची गई वस्तुओं के औसत के मध्य कितना अंतर है। तो यहाँ पे देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सोमवार और शुक्रवार को हमें क्या करना है, डिफरेंस निकालना है। तो ये कैसे निकलेगा, अब इसको हम लोग पूरा जोड़ लेंगे, इसको जोड़ने के बाद इसको हम लोग जोड़ लेंगे और जोड़ने के बाद जो डिफरेंस आएगा, डिफरेंस हम लोगों को क्या करना है, कैलकुलेट कर देना है, वही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो सोमवार को बेची गई वस्तु, तो सोमवार को बेची गई वस्तु का आप लोग सम कर लीजिए जितना भी आए, फिर इसका आप लोग सम कर लीजिए और सम करने के बाद क्या करना है, दोनों को माइनस कर लीजिए और माइनस करने के बाद 4 से आप लोग डिवाइड कर दीजिए। तो उसमें जो आपका राइट आंसर आएगा कौन, ए ऑप्शन आपका आ जाएगा, ए आपका राइट आंसर होगा। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करना है, यहाँ पे हमने बताया है कि ये कितना हो गया 85 और 85 में ये जोड़ेंगे 25 तो ये कितना हो जाएगा, 85 में 15 जोड़ दिए तो 100, 100 का मतलब 110, 110 130, तो ये आपका 130 आ जाएगा। और फिर यहाँ पे हम लोग देखेंगे शुक्रवार को, तो शुक्रवार को जोड़ेंगे तो ये कितना 20 20 40 और 40 80 और 90, तो 90 ये हो गया। और फिर आप लोगों को एडिशन करना हम सिखाएंगे कि कैसे करते हैं। 8 5 13, 13 5 18, 18 1 19, तो 19 हम लोग जोड़ देंगे इसमें तो ये कितना हो जाएगा 109 हो जाएगा। अब देखिए ये कितना है 130 है और ये है 109, दोनों का अंतर हम लोग देखेंगे तो कितना आएगा 21 आएगा और 21 में हम लोग 4 से डिवाइड कर देंगे तो जो आपका आएगा 5 और 5.25 आपका आंसर आ जाएगा। तो आपका राइट आंसर जो होगा वो कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो गया। अब यहाँ पे आपको रेशियो निकालना है। मंगलवार को ए द्वारा बेची गई वस्तु और शनिवार को सी द्वारा बेची गई वस्तु का अनुपात, काफ़ी आसान क्वेश्चन। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, मंगलवार को और शनिवार को, तो मंगलवार को आपको क्या बेचना था, यहाँ पे मंगलवार को ए द्वारा बेची गई वस्तु निकालना था, तो ये हो गया 40 और शनिवार को सी द्वारा, तो शनिवार को सी द्वारा तो ये कितना हो गया आपका 45। एक बार और क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, नहीं मंगलवार को ए द्वारा तो 35 दिया है ना, देखिए गलत लिख दिया, ये 35 हो गया और 35 और 45 का हमें क्या निकालना है, अनुपात निकालना है। तो 5 से इसको काट दीजिए 7 बार में और 5 से इसको काट दीजिए तो 9 बार में, तो 9 7 और 9 आपका आंसर हो जाएगा। तो 7 और 9 आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर इसको हम लोग देखेंगे, सोमवार को डी द्वारा बेची गई वस्तु, तो सोमवार को डी द्वारा बेची गई वस्तु और शनिवार को सी द्वारा बेची गई वस्तु, ये निकालना है हमें क्या परसेंटेज। तो यहाँ पे हम लोग फिर से कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे। तो देखिए आपसे पूछा गया था कि ये सोमवार को डी द्वारा बेची, सोमवार को डी द्वारा कितना है 20 है और फिर आपको शनिवार को सी द्वारा, तो शनिवार को सी द्वारा कितना है, इसका बेची गई वस्तु का प्रतिशत निकालिए। तो आप यहाँ पे कैलकुलेट कर दीजिए, ये 100 से गुणा कर देंगे
तो ये हो जाएगा 5 से इसको काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 5 से काटेंगे तो ये 4 बार में और 5 से काटेंगे तो ये 9 बार में। तो 100/9 का होता है 11.11 और 4 को इसमें गुणा कर देंगे तो 44.44 आपका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका राइट आंसर, ए आपका राइट आंसर हो गया। फिर से आपका दिया गया है कि BCD द्वारा क्रमशः सोमवार, मंगलवार और शनिवार को बेची गई वस्तु का औसत निकालना है। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, ये आप लोग सभी लोग कर लेंगे कि BCD यहाँ पे दिया है BCD। अब दिन कौन कौन सा दिया था, सोमवार दिया था, सोमवार में B तो ये हो गया 45 और आपका मंगलवार में C तो मंगलवार में C आपका हो गया 48। फिर आपका दिया था कि शनिवार को D तो शनिवार को आपका D निकालना था तो शनिवार को D आपका हो जाएगा इतना। अब इनको जोड़ के 3 से भाग दे देना है तो ये हो गया 13 और 4 3 12 और 1 13। इसको 3 से हम लोग भाग करेंगे तो 3 चौक को 12 फिर 3 चौक को 12 मतलब 44 दशमलव कुछ आएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 44 दशमलव कुछ। तो ये आपका राइट आंसर बी हो गया। तो हम लोगों ने कितना क्वेश्चन कर लिया, 15 क्वेश्चन कर लिया काफ़ी आसानी से। अब यहाँ पे कुछ दिया गया है कि ये क्या है, आपका फसलों का उत्पादन दिया गया है 10 से 17 के मध्य और इसमें कई तरह के फसल हैं, गेहूं है, चावल है, बाजरा है, मक्का है, जौ है, दालें हैं और आलू है। इस तरह ये फसल हैं और इनके बीच में क्या दिया गया है, आपका वर्ष वाइज वर्ष आपका दिया गया है। तो इसको हम लोग देखिए कैसे निकालेंगे। ये जो पहला क्वेश्चन है 16-17 के मध्य इनमें से किन फसल के उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में गिरावट आई। तो 16-17 तो गिरावट आप देखेंगे तो देखिए इस सबको चेक नहीं करना है, 1 2 3 4 5 6 7 सातों को चेक नहीं करना है, जो जो ऑप्शन में है बस उसी को चेक करना है। चावल जौ बाजरा आलू तो चावल जौ बाजरा आलू को देखेंगे तो चावल कहाँ है, चावल यहाँ है तो इसमें गिरावट दर्ज की गई मतलब ये है तो यही होगा। और जौ में देखेंगे तो जौ क्या है, इसमें वृद्धि हुआ और फिर आलू में कितना हुआ, आलू में भी वृद्धि हुआ और बाजरा हम लोग देखेंगे तो बाजरा में भी वृद्धि हुआ। तो राइट आंसर आपका चावल। काफ़ी आसान क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे आलू का उत्पादन 15-16 में और 10-11 का अंदाजन गुणांक कितना है। अब देखिए 10-11 का अंदाजन गुणांक कितना है, 15-16 पहले पूछा है तो 15-16 आलू का ये हो गया और 10-11 का ये हो गया। इसका गुणज पूछा है कि कितना होगा तो आप लोग कैसे करेंगे, ये 400/2 कर देंगे, 400/210 इसको भाग दे के आप लोग सॉल्व कर लेंगे। तो भाग दे के सॉल्व करेंगे। अब देखिए इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने का 40 में भाग देना है 21 का। तो आप लोग डायरेक्ट जो डिवाइड मेथड जानते हैं उससे कर लीजिए। 21 में 21 से भाग देना है 40 में, एक बार में जाएगा, यहाँ पे 21, यहाँ पे हो गया 19, पॉइंट यहाँ बढ़ाएंगे, यहाँ 0 हो जाएगा और उसके बाद ये कितनी बार में जाएगा, 9 दूना 18 मतलब 9 से चला जाएगा, 9 1 9 9 दूना 18 तो 1.9 आपका आंसर आ जाएगा। तो 1.9 आपका कौन सा हो गया, 1.9 ये आपका आंसर हो गया। फिर आगे हम लोग करेंगे तो आगे क्या है, गेहूं उत्पादन में किस वर्ष के दौरान गिरावट देखी गई। तो गेहूं उत्पादन में किस वर्ष के दौरान गिरावट देखी गई इसको हमें निकालना है। तो इसमें 14-15, 13-14 और 16-17, 15-16 ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसको हम लोग जल्दी से चेक कर लेते हैं कि कहाँ हुआ है। अब देखिए 14-15 में हमें देखना है गेहूं, ये आपका गेहूं हो गया 14-15। तो 14-15 में देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या हुआ, गिरावट हुई है। और फिर आपका देखेंगे तो 13-14, तो 13-14 में देखिए 13-14 में भी वृद्धि हुई है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है 18 नंबर, गेहूं उत्पादन में किस वर्ष के दौरान गिरावट दिखाई गई है। वीट प्रोडक्शन स्टार्टेड शोइंग अ स्लम्प ड्यूरिंग 14-15, 13-14, 16-17 और 15-16। तो इसको हम लोग देखेंगे गेहूं का कौन है, गेहूं का ये है और गेहूं को हम लोग 14-15 में देखेंगे तो 14-15 में तो है
और फिर 13-14 में देखेंगे तो 13-14 में भी गिरावट हुई है। और फिर आपका 16-17 दिया है तो 16-17 में तो वृद्धि हुई है, और 15-16 में भी वृद्धि हुई है। मतलब ये दो ऑप्शन आ रहे हैं, तो दो ऑप्शन में क्या, इसका हमने रिवाइज आंसर की देखा है। तो इसमें जो आयोग ने आपको आंसर दिया है, फुल मार्क्स आपको दिया है, ये आयोग की तरफ से मिसप्रिंट थी कि इसमें दो ऑप्शन आपके सही हो रहे हैं, तो इसके लिए आप लोगों को फुल मार्क्स मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, तो इनमें से किन फसल में 13 और 17 के मध्य लगातार वृद्धि दर्ज की गई है? तो दालें हैं, बाजरा है, मक्का है और जौ है। तो इसको हम लोग देखेंगे तो इसमें क्या आपका आंसर आएगा। अब जो जो दिया है बस उसी को चेक करना है। तो आपका क्या क्या दिया था, आपका दिया था दालें, तो ये हो गया दालें, मक्का दिया था और उसके बाद बाजरा दिया था और उसके बाद जौ दिया था। तो ये आपका आंसर था। और 13 से लेके 17 के बीच में देखना था, 13 से 17 के बीच में आपका लगातार वृद्धि देखना है। तो बाजरा में देखिए लगातार वृद्धि हो रहा है, 1110 से 1160, 1160 से 1450, फिर 1460। मक्का में देखेंगे तो यहाँ पे 110 है, यहाँ इसको काट दीजिए, यहाँ भी देखिए ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बाजरा हो जाएगा राइट आंसर। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, बाजरा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो गया। अब यहाँ फिर से पूछा है कि 10, 11 से 16, 17 के अवधि के मध्य आलू का औसत उत्पादन आपको निकालना है। तो आपको क्या करना है, 10 से 11 से लेके 16, 17 आलू के मध्य औसत उत्पादन। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो यहाँ क्या दिया है, यहाँ 10 से 11 से लेके 16, 17 के मध्य औसत उत्पादन देखना है। तो औसत उत्पादन के लिए हम लोग क्या करते हैं, इन सब डाटा को जोड़ के और जितना आएगा उसमें किससे भाग देना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 से आप लोग डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो ये काफ़ी कैलकुलेटिव थोड़ा आप कह सकते हैं कि ये क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको कीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, पूरा पेपर एनालिसिस करना है, तो इसलिए हम थोड़ा जो है उसको हम बता दे रहे हैं कि कैसे करना है, बाकी आप लोग ट्राई कीजिएगा। इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम चैनल पे भेज देंगे, या पीडीएफ आप लोगों को मिला गया होगा तो उसको हम लोग देखेंगे और कैसे करना है उसको हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए अब जो क्वेश्चन आ रहे हैं जीएस के क्वेश्चन आ रहे हैं, और जीएस के क्वेश्चन को देखते हैं कि भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे। तो धन्वंतरी कौन थे, एक चिकित्सक थे। तो ये ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के सभा में थे, तो ये आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। फिर आपका दिया था कि भारत जो आए हैं इनका क्रम आपको देखना है। तो क्रम कैसे होगा, सबसे देखिए सबसे पहले आपका आया था फायान, फायान के बाद आया था हेनसांग, हेनसांग के बाद आया था टॉमस रो। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुए। तो सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हो गए, तो ये प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुए। देखिए बक्सर का युद्ध और प्लासी का युद्ध, तो ये दोनों युद्ध अंग्रेज़ों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट था, और ये दोनों युद्ध जीतने के बाद अंग्रेज़ों ने क्या सोच लिया कि अब यहाँ पे हम लोग राज कर सकते हैं। जो बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में हुआ था, और प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। तो ये आप लोग देखिएगा। तो आपका जो सिराजुद्दौला हारे थे ये ऑप्शन नंबर डी होगा, प्लासी के युद्ध में हारे थे। हड़प नीति ये काफ़ी पूछा जाता है, और लॉर्ड डलहौजी का ये नियम है हड़प नीति, तो इसमें ये हो गया आपका लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए इसमें स्टैटिक कू पूछा गया है। अब आपका मिलान करना है, तो मिलान सबसे पहले देखिए कि गदर पार्टी में लाला हरदयाल, ये सब कोई पढ़ता है, और इसको हम लोग बी में ए को मिलाते हैं पहले, और बी में ए को मिलाते हैं तो ऑप्शन केवल एक दिया है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और डी में राइट आंसर देखेंगे तो आप लोग मिला लीजिएगा कि इंडियन नेशनल आर्मी ए के साथ कौन मिल रहा है, 2, तो ये सुभाष चंद्र बोस हो जाएंगे। बी का 1 होम गदर पार्टी का हरदयाल हो गया। और मित्र मेला, मित्र मेला का क्या हो जाएगा आपका वीडी सावरकर हो जाएगा। होम रूल लीग ये कौन सा हो जाएगा, एनी बेसेंट। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मौर्यकालीन भारत के विवरण
इंडिका के लेखक कौन हैं? ये काफ़ी फेमस बुक है मेगास्थनीज। अब देखिए इसको लूसेंट आप लोग 2-3 बार पढ़ लेंगे तो जीएस के क्वेश्चन हैं वो हमको लगता है 70 से 80% जीएस आपका कवर हो जाएगा। बाकी आप लोग करंट अफेयर तैयार कीजिए और ज़्यादा आप लोगों को ग्राफ पे फोकस करना है। इंग्लिश सेक्शन से 5 क्वेश्चन आते हैं, वहाँ फोकस करना है। हिंदी पैसे से आता है, हिंदी से लगभग 15 क्वेश्चन आते हैं। एक हिंदी ग्रामर से 5 क्वेश्चन और पैसे से आपके 10 क्वेश्चन। तो हिंदी से भी 15 क्वेश्चन आते हैं, इंग्लिश से 5 क्वेश्चन, ग्राफ और मैथमेटिक्स और रीजनिंग से हम लोग देखेंगे तो सबसे ज़्यादा आपके क्वेश्चन बनते हैं, लगभग 30-35 क्वेश्चन बनते हैं। तो इसी का वेटेज सबसे ज़्यादा होता है। अब यहाँ पे देखेंगे कि साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया था? तो 1928। ये काफ़ी फेमस क्वेश्चन है। पूर्ण स्वराज की जो मांग हुई थी ये कहाँ हुई थी? लाहौर में हुई थी। तो चलिए अब हम लोग आगे इधर देखते हैं कौन सा क्वेश्चन पूछा है। माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ाई किस वर्ष की गई थी? तो माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ाई जो हुई थी 1953 में हुई थी। यहाँ देखेंगे कि निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन के विरोध किया था? तो खिलाफत आंदोलन का विरोध किसने किया था? तो ये हो जाएगा मोहम्मद अली जिन्ना। फिर आपका इसमें क्या है? इनमें से कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोरी केस में आपका संलिप्त था? तो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये भगत सिंह की पार्टी थी और फिर से आगे हम लोग देखेंगे नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बनाया गया? तो नागार्जुन सागर ये कृष्णा नदी पे है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए ये क्वेश्चन हम लोग बार बार लूसेंट में पढ़ते हैं। भरतपुर में स्थित पक्षी अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है? तो ये केवलादेव है। केवलादेव काफ़ी इंपॉर्टेंट है, राजस्थान का है ये। फिर भिलाई इस्पात संयंत्र के लौह अयस्क का स्रोत क्या है? तो लौह अयस्क का स्रोत है दिल्ली राजहरा। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पे हम लोग देखेंगे सही नहीं है, यहाँ पे दर्रे हैं उनके स्थान है तो आपका सही नहीं है। जोजिला और बुर्जिल, बारालाचाला और सिपकिला, तो ये तो आपका सही नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश में ये नहीं है। फिर आपका यहाँ पे देखिए तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं। आपका पूछा है कि सही नहीं है, इस पर आपको जोर देना है। कई बच्चे इसमें करते क्या हैं कि यहाँ पे पढ़ लेते हैं कि सही है तो 2 ऑप्शन आपका सब जगह दिख रहा है तो ए आंसर को मार के चले जाते हैं, तो ये नेगेटिव मार्किंग आपका हो जाता है। तो ऐसा नहीं करना है। आपका दूसरा क्या है? सही नहीं है, तो इसका मतलब वो ऑप्शन हो सकता है। तो इसमें और देखेंगे तो आपका आगा थांगाला नीति पास नीति और सिक्किम का हो जाएगा। सिक्किम में ये है नाथुला और जेलेपला, सिक्किम में है। तो इसको हम लोग कौन सा ऑप्शन देखेंगे? इसमें 1, 2 और 3 ये तीनों क्या हैं? गलत हैं। और तीनों का जो आपका क्रम दिया गया है ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि श्वेत क्रांति दूध से संबंधित है और बर्गिज कुरियन का ये क्रांति था। फिर किसके बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की अधिक संभावना होती है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा कि नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं, राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संगठन है तो ये इसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लगभग कई बार कई परीक्षाओं में ये रिपीट किया गया है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। स्टैटिस्टिक्स से खूब क्वेश्चन आए हैं इसमें। सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? तो सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? तृतीयक होगा, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। तो थर्ड आता है 39 का, हो जाएगा आपका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका आगे हम लोग बढ़ेंगे तो यहाँ पे 40 दिया है। भारत में आर्थिक सुधार 1951 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? तो प्रधानमंत्री आपके कौन थे 40 में? आपका पीवी नरसिम्हा राव। और उस समय जो वित्त मंत्री थे वो मनमोहन सिंह थे और इनका काफ़ी ज़्यादा योगदान देखा जाता है। एलपीजी का कॉन्सेप्ट इसी में आया था 1951 में ही। भारत काफ़ी बड़ी आर्थिक मंदी से गुजर रहा था तो उसी समय एलपीजी का कॉन्सेप्ट लाया गया था। फिर यहाँ पे भारत के संविधान में
इनमें से क्या राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है? तो राज्य सूची में क्या सम्मिलित नहीं है, तो इसको आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, दंड प्रक्रिया संहिता, यहाँ पे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पे आप देखेंगे निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? तो भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रतिबद्ध न्यायतंत्र। तो इसका क्या हो जाएगा, कमिटेड जुडिशरी। ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मेन आपका फीचर नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें देखिए निम्नलिखित में क्या भारतीय नागरिकों की आर्थिक न्याय प्रक्रिया करता है? तो आर्थिक न्याय प्रक्रिया, तो आर्थिक न्याय प्रक्रिया आपका कौन हो जाएगा, राज्य के डायरेक्टिव प्रिंसिपल इसको हम लोग बोलते हैं। तो ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व आपके हो जाएंगे, सिद्धांत हो जाएंगे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। फिर 44 नंबर आपका क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए निर्देश किया गया है? तो ग्राम पंचायत का जो आयोजन है इसके लिए अनुच्छेद 40 में आपका वर्णन है, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल के अंतर्गत ही आता है। फिर त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार किसने रखा? तो इसका विचार रखा गया ऑप्शन नंबर बलवंत राय मेहता कमेटी के द्वारा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, तो कर्टजन, ये कर्टजन ही लिखा है ना, कर्कटजन का रसायन से होता है। देखिए इसका उच्चारण थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। तो 46 का कितना हो जाएगा, आपका कैंसर का हो जाएगा, ये आपका कैंसर हो जाएगा। त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है? तो त्वचा की ऊपरी सतह को हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पे हो जाएगा एपिडर्मिस हो जाएगा, अधिचर्म हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजली का प्रवाह सर्किट में कब होता है? तो बिजली का प्रवाह सर्किट में कब होता है? अब देखिए इस पे आपका फुल मार्क्स दिया गया था, ये जो कमीशन का रिवाइज आंसर आया है, क्योंकि इसमें क्या था, कुछ मिसप्रिंट था। और फिर प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? तो प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है, तो इसको हम लोग देखेंगे, तो इसको क्या हो जाएगा, वोम हो जाएगा। और फिर इसमें दिया है नींबू का खट्टा स्वाद इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो नींबू का खट्टा स्वाद इसमें होता है साइट्रिक अम्ल के कारण। फिर यहाँ पे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका आ गया मैथमेटिक्स। इसमें पूछा है कि शहर की जनसंख्या में 4% की वार्षिक वृद्धि होती है, परंतु इस स्थानांतरण के कारण 0.5% मतलब 1/2% वार्षिक तक घट भी जाती है। 3 वर्षों में वृद्धि का प्रतिशत क्या होगा? अब 3 वर्षों तक हमें वृद्धि देखना है, मतलब 4 बढ़ा और 1/2 क्या हो गया, घट गया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अब देखिए पहले वर्ष में जो वृद्धि होगी टोटल वो कितनी होगी, आपका 3.5 ये होगा। और फिर से हम इस पे 4% निकालेंगे तो आपका क्या हो जाएगा। डायरेक्ट आप इसको करना चाहते हैं तो डायरेक्ट देखिए, इसको आप लोग गेस वर्क करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 वर्ष बढ़ा 4 तो ये कितना हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा। और हर वर्ष आधा घटा तो ये कितना घट जाएगा 1.5, तो ये कितना आ जाएगा 10.5। इसका आंसर नहीं होगा। तो इसका आंसर देखिए ये 10.5 दिया है, लेकिन इतना नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें चक्रवृद्धि ब्याज का कॉन्सेप्ट लगेगा, तो ये जितना भी आता है उससे थोड़ा सा अधिक होता है, तो इसका ऑप्शन सी आ जाएगा। और यदि इसको आप सॉल्व करना चाहते हैं तो आपको बताया कि 3.5 आपका पहले वर्ष में वृद्धि, फिर इसमें 4% की वृद्धि फिर से कराएंगे, फिर 1% 1/2 की हम लोग क्या करेंगे, कमी कराएंगे। तो इस तरह आप करेंगे फिर से 1 साल और, तो आपका जो राइट आंसर आ जाएगा 10.8 आपका राइट आंसर आ जाएगा। और हमने जो ट्रिक बताया है उस ट्रिक से करेंगे तो क्या हो जाएगा, काफ़ी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कीजिए। यहाँ पे देखिए 159 दिया है और इसको हम लोग जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 169 में 27 जोड़ेंगे तो 7 9 16, यहाँ पे 6 आ गया और 6 और 2 8, 8 1 9
और फिर से 1, तो ये 196 बटा इतना हो जाएगा अंडर रूट में, तो इसका वैल्यू जो आएगा 14/13 आएगा। और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 13 + x/13, तो ये 13 से 13 कट गया। अब ये 13 इधर आ जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसमें देखिए यहाँ पे दिया गया है कि में कुल कितने 1/8 हैं, तो इसका जो भी परसेंटेज पढ़ा होगा परसेंटेज में आपका डायरेक्ट 300 आप लोग लगा देंगे। देखिए जो 37.5% हम लोग लिखते हैं, 33.5%, इसका जो फ्रैक्शनल वैल्यू होता है वो कितना होता है, 3/8 होता है। तो यहाँ पे परसेंटेज तो दिया नहीं है, तो परसेंटेज को दिया नहीं है इसलिए हम लोग क्या करेंगे 300/8, तो ये कितना हो जाएगा। अब देखिए 300/8 मतलब 300 गुना है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी आसान क्वेश्चन। देखिए पेट का जो एग्ज़ाम है ये काफ़ी आसान इसमें क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आप यदि इत्मीनान से करेंगे तो आपके कम से कम 75 to 80 नंबर आ जाएंगे, लेकिन आपको करना है अच्छे से। लूसेंट आप पढ़िए, ग्राफ के क्वेश्चन लगाइए जिसका हम प्रैक्टिस कराएंगे आप लोगों को। फिर आप जो क्वेश्चन हम आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे उसको क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए, तो काफ़ी अच्छे से आप लोग गेन कर जाएंगे और आने वाली जो भी वैकेंसी होगी उसमें आप लोग फाइट करने लायक रहेंगे। तो 19 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है 361, और 1024 किसका स्क्वायर होता है 32 का। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 19/32 राइट आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग एवरेज के क्वेश्चन को कैसे करते हैं। अब 13 परिणाम का दिया गया है औसत इतना, तो हम लोग क्या करेंगे इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 13 × 8 = 104 हासिल 10, 13 × 6 = 78 और 10 = 88, इतना आ गया। अब पहले 7 का औसत दिया गया है तो 7 से इसमें हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 7 × 3 = 21 और 7 × 6 = 42, 7 × 3 = 21 हासिल 2 और 7 × 6 = 42 और 2 = 44, ये इतना हो गया। फिर आखिरी 7 का आपका औसत दिया गया है तो 7 × 7 = 49, इसको हम लोग कर लेंगे तो ये हो जाएगा 490, 1, 9 × 4 = 13, 8 × 1 = 9, और इन दोनों का हम लोग अंतर निकाल देंगे तो वही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो इसमें 16 और 16 इसमें जोड़ दीजिए तो ये कितना हो जाएगा आपका 47 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए फिर से हिंदी के क्वेश्चन आए हैं। दूध का दूध और पानी का पानी, ये काफ़ी अच्छा मुहावरा है। तो उचित निर्णय आना, पक्षपातपूर्ण इसमें निर्णय नहीं आना, किसी के फेवर में नहीं आना, जो एक्चुअल में इंसिडेंट हुआ है उसके संबंध में आना। और यहाँ पे शुद्ध वर्तनी देखना है तो शुद्ध वर्तनी यहाँ पे क्या हो जाएगा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, क्या हो जाएगा ए हो जाएगा बहिष्कार। हम लोग ऐसे लिखते हैं बहिष्कार, ये आपका राइट हो जाएगा। तो बहिष्कार आपका ये हो जाएगा। फिर तीक्ष्ण का विलोम होगा तो तीक्ष्ण का विलोम यहाँ पे क्या हो जाएगा कुंठित हो जाएगा, आपका राइट आंसर 58 का सी। गजवदन, गजवदन का पर्यायवाची क्या हो जाएगा आपका गणपति हो जाएगा। इसको गणेश जी को हम लोग बोलते हैं हाथी जो हो। कांटों से भरा, कांटों से भरा क्या होता है, कांटों से भरा आपका क्या होगा कंट का किरणी, कंट का किर्ण, कंट का किर्ण आपका हो जाएगा कांटों से भरा। अब देखिए हिंदी के शब्द हैं कुछ हैं जो पहली बार हमें देखने को मिलते हैं या बहुत कम देखने को मिलते हैं, तो उसके प्रोनाउंसिएशन भी थोड़े गड़बड़ हो जाते हैं। तो ये रहा इसका। अब हम लोग देखेंगे कितने क्वेश्चन हो गए, 60 क्वेश्चन हो गए, 40 क्वेश्चन और बचे हैं। अब देखिए इंग्लिश से एक पैसेज आया था और पैसेज को हमें करना था। अब यहाँ पे देखिए दिया है आई क्लाइम्ड इनटू बेड एंड रोल्ड माई सेल्फ इन माई ब्लैंकेट। अब देखिए वो बेड पे चढ़े और उसके बाद क्या किए ब्लैंकेट से अपने आप को रोल कर दिए। ये क्या हाँ का सीन होगा, जब ठंडी होती है उस समय का सीन होता है कि हम लोग रजाई गद्दे में चले जाते हैं और उसको चारों तरफ से ढक लेते हैं। फर्स्ट एक्सटिंग्विश द लाइट, लाइट को बुझाया, एंड बर्न स्टीडली नियर द डोर, और वहाँ पे कुछ जला भी दिया गया था। आई ले स्टिल ट्राइंग टू गेट टू स्लीप बट माई फियर मेड दैट इम्पॉसिबल एंड सून आई सेट अप इन बेड peering into the darkness and occasionally
glancing at the round window in the side of ship, which seemed like a plate suspended in the darkness for an hour. I must have sat like this, and then I was suddenly roused by a draught of cold air. I jumped out of bed, not having allowed for the motion of the ship. I was instantly thrown वायलेंटली अक्रॉस द रूम। अब इसको हम लोग क्वेश्चन को ये पैसेज दिया था और इसके अकॉर्डिंग हम लोग को क्वेश्चन करना था। तो ऑथर सेट पियरिंग इनटू द डार्कनेस बिकॉज, अब यहाँ पे पियरिंग इनटू द डार्कनेस यहाँ पे दिया गया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, विंडो हैड लुक्ड लाइक ए प्ले, ये तो नहीं दिया नहीं है। ही हैड पुट आउट द लाइट, ये भी नहीं दिया है। ही वॉज अफ्रेड यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे आप लोग पढ़ेंगे तो यहाँ पे क्या दिया था कि फियर की वजह से वो रजाई गद्दे में तो चला गया, लेकिन फियर इतना उसको डर लग रहा था कि उसको नींद नहीं आ रही थी। तो नींद की वजह से वो क्या हो रहा था, वो देख रहा था। फिर यहाँ पे आपको दिया है कि द ऑथर जम्प्ड आउट ऑफ बेड। अब देखिए, आउट ऑफ बेड क्यों हुआ, मतलब बेड से बाहर क्यों निकला? तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे दिखा है आई वॉज सडनली राउज बाई ए डॉट ऑफ कोल्ड एयर, मतलब ठंडी हवाएं अचानक चलने लगी, तो इस वजह से क्या हो गया, वो बेड से बाहर निकला। और फिर भी कुछ व्यवस्था किया जाता है जैसे हम लोग करते हैं, तो आप अपने लाइफ से कनेक्ट इसको करके पढ़िए, उसके बाद समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे ए कोल्ड ब्लीज ब्लेव पास्ट हिज फेस। फिर यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग डिड द ऑथर डू फर्स्ट, तो ऑथर सबसे पहले क्या होगा, क्लाइम इनटू द बेड, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे एंटोनिम, एंटोनिम का मतलब होता है जैसे हिंदी में विलोम शब्द होता है तो इंग्लिश में भी होता है विलोम शब्द, उसको इंग्लिश में हम लोग एंटोनिम बोलते हैं। कीन का मतलब होता है बहुत ज़्यादा उत्सुक, और डल का मतलब इसका हो जाएगा विलोम। डल का मतलब होता है बहुत, मतलब बोरिंग टाइप का आदमी, और किन मतलब होता है बहुत उत्सुक, एक्टिव, एक्साइटेड हम लोग बोलते हैं। और सिनोनिम्स का मतलब होता है समानार्थी शब्द। तो प्राइड मीन्स क्या होता है, डिग्निटी होता है, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, आपका राइट आंसर हो गया। अब देखिए रीजनिंग के क्वेश्चन है, तो रीजनिंग के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। एक आदमी ने एक महिला से कहा तुम्हारी माँ, अब ये हो गई महिला, इसको हम लोग लिख देते हैं तुम्हारी माँ, मतलब इसकी माँ, के पति हस्बैंड, की बहन मेरी बुआ है, मेरी बुआ है, मतलब ये कौन जो आदमी कह रहा है इसका ब्रदर ही होगा। तो वह महिला उस आदमी से किस प्रकार संबंधित थी, तो सिस्टर हो जाएगा। काफ़ी आसान क्वेश्चन, देखिए आसानी क्वेश्चन पूछे गए हैं। कुत्ता के काटने से रेबीज होता है, तो मच्छर के काटने से मलेरिया होगा, ये ऑप्शन। फिर आप यहाँ पे देखेंगे कि ये एनालॉजी का क्वेश्चन, इसमें अलग आपको छांटना है मुनि, पादरी, नन और सूरवीर। तो ये जो तीनों होते हैं, मुनि आप लोग हम पढ़ते ही हैं, मुनि हो गया, पादरी हो गया जो चर्च में होते हैं, और नन भी ये मदर टेरेसा का आप लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पे नन का यूज किया गया है। ये लोग भी क्या होते हैं, मंदिर के पुजारी ही होते हैं। और सूरवीर का मतलब क्या हो गया कि बलशाली, तो ये आपका डी अलग है, तो आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ये कोडिंग डिकोडिंग का काफ़ी आसान क्वेश्चन दिया था। कंप्यूटर, इसको कैसे बनाया था, अब देखिए COMP, इसको क्या किया, पहले पलट दिया PMOC, और TUT दिया है तो यहाँ पे TU कर दिया, और फिर लास्ट के 4 को पलट दिया। तो ऐसे ही पहले 4 को पलटिए तो AVDV, तो ये दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन कट गया, AVDA हो गया, और NT मतलब TN, तो TN पहला ऑप्शन कट गया, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे। अब यहाँ से फिर से GS के क्वेश्चन, योग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से भारत में किसके द्वारा मोबाइल ऐप नमस्ते योग लाया गया, तो ये कौन डिपार्टमेंट लाया था, तो आयुष मंत्रालय। करंट अफेयर का आपका क्वेश्चन अब स्टार्ट हो रहा है। तो करंट अफेयर आपका सिलेबस में दिया है कि 10 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। तो देखिए ये पेपर कब हुआ था, देखिए ये तो रीजनिंग का क्वेश्चन लग रहा है।
यहाँ यदि 18 फरवरी 2005 को शुक्रवार है तो 18 फरवरी 2007 को कौन सा दिन होगा। अब यहाँ पे देखिए 5, 6 मतलब 2 वर्ष आगे है तो शुक्रवार, शनिवार, रविवार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रविवार। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, बस ये दोनों सेम है, इसमें अंतर निकाल लीजिए। 2 वर्ष आगे जा रहे हैं तो 2 दिन आगे चले जाइए। अब यहाँ पे भारत के उस प्रथम राज्य का नाम क्या है जिसने अपने सभी निवासियों का ग्राम स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका राजस्थान हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए ये करंट अफेयर के क्वेश्चन आ रहे हैं। अब देखिए 21 में आपका परीक्षा था, 21 से करंट अफेयर आ रहे हैं। तो आप लोग जब भी 18 सितंबर का आपका पेपर है तो 18 सितंबर का मतलब क्या, आपको 2022 का करंट अफेयर पढ़ना है और 2021 का करंट अफेयर आपको देख के चलना है। तो ये 1.5 साल का करंट अफेयर आप लोग ज़रूर तैयार कीजिएगा। अब रेलवे जो एनटीपीसी का एग्ज़ाम हुआ था, एनटीपीसी के एग्ज़ाम में क्या था, एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें इस साल से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा था। 2022 से कोई भी करंट अफेयर का क्वेश्चन नहीं था। सारे जो क्वेश्चन थे 2021 से थे, दिसंबर से लेके आपके जनवरी तक, मतलब जनवरी से दिसंबर तक सारे 2021 के करंट अफेयर थे। तो देखिए पेट का भी जो एग्ज़ाम है आप लोग 1.5 साल का करंट अफेयर पढ़िएगा, मोर देन एनफ है, और सारे क्वेश्चन आपके फंस जाएंगे। यदि आप लोग उत्कर्ष चैनल पे गौरव सर का शो देखते होंगे तो आप लोग उसको डेली फॉलो कीजिए, उससे भी आप लोगों की तैयारी अच्छी हो जाएगी। अब देखिए ये भी 21 का ही करंट अफेयर है, फिर से ये भी 21 का ही करंट अफेयर है, और फिर से ये भी क्या है 21 का ही करंट अफेयर है। फिर यहाँ पे देखेंगे भारतीय सेना ने कश्मीर में अपनी एक फायरिंग रेंज का नाम बॉलीवुड अभिनेत्री के नाम पर रखा। तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विद्या बालन। ये भी आपका करंट अफेयर का ही क्वेश्चन है। तो करंट अफेयर से 10 क्वेश्चन जो आ रहे हैं वो आप लोग 1.5 साल का तैयार कर लेंगे तो आपका हो जाएगा। थंडर ड्रैगन के नाम से किसको जाना जाता है, भूटान को जाना जाता है। और रियाद किस देश की राजधानी है, स्टैटिक्स का क्वेश्चन है। तो स्टैटिक्स हम लोग को पढ़ना है और स्टैटिक्स आप लोग पढ़ लीजिएगा। ये सऊदी अरब की जो राजधानी है उसको हम लोग रियाद बोलते हैं। फिर तमिलनाडु विधानसभा 2011। अब देखिए 2021 का चुनाव जो हुआ था उसमें डीएमके पार्टी ने जीत की थी। मतलब यहाँ पे आपका 24 अगस्त को पेपर हुआ था और 24 अगस्त के बाद 24 अगस्त 2021 को पेपर हुआ था, मतलब 6 महीना के अंदर ही आपका करंट अफेयर था। तो जितने भी करंट अफेयर पूछे जा रहे हैं 6 महीने के, तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि 1-1.5 साल का पढ़ लीजिएगा। अब देखिए ये भी 21 का ही करंट अफेयर आया है। कौन सी राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री दलित सशक्तिकरण योजना को लागू किया। तो ये भी क्या है आपका करंट अफेयर ही है, तो इसको भी आप लोग देखेंगे। तो यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ये क्या है, स्टैटिक्स का क्वेश्चन है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है, द हेग में है, एम्स्टर्डम जो जिसको हम लोग नीदरलैंड बोलते हैं। तो हेग क्या है, यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है। खजुराहो मंदिर कहाँ है, खजुराहो मंदिर काफ़ी फेमस मंदिर हैं, तो ये आपका पड़ेगा मध्य प्रदेश में। फिर क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत निम्नलिखित में से कौन सा सबसे छोटा राज्य है। तो कौन सा छोटा सबसे राज्य है, तो इसमें क्या आ जाएगा, गोवा आपका सबसे छोटा राज्य है। यदि हम पॉपुलेशन की वजह दृष्टि से कहता तो आपका सिक्किम हो जाता, सिक्किम में सबसे कम जनसंख्या रहती है। फिर आपका हो जाएगा राज्यसभा के चुने हुए सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। ये सब क्वेश्चन विश्व में संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। फिर यहाँ पे प्रसिद्ध नवकालेबारा उत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो इसको हम लोग देखेंगे। तो ये कहाँ है, उड़ीसा में मनाया जाता है। फिर यहाँ पे पढ़ेंगे एक हरित गैस नहीं है, तो हरित गैस नहीं है आपका नाइट्रोजन है। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और सीएफसी आप लोग जानते ही हैं, ये क्या है ग्रीन हाउस गैसें हैं। और जो नाइट्रोजन है ये क्या है, नहीं है। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन थे। अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। फिर आपका अब देखिए यहाँ से 91 से लेके आपका 100 तक आपका पैसेज दिया गया है। हिंदी के 2 पैसेज आएंगे, हिंदी का 2 पैसेज आएगा 10 नंबर का,
और हिंदी ग्रामर से आपके आएंगे 5 नंबर के। तो हिंदी से आपका टोटल आ रहा है 15 नंबर, जी ग्राफ, डीआई और मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश से देखेंगे तो आपका आ जा रहा है लगभग 35 क्वेश्चन, और ये आपका 10 क्वेश्चन। तो इससे आपके क्वेश्चन बनेंगे 50, और जितने भी सब्जेक्ट हैं उससे 5-5 क्वेश्चन आ रहे हैं। लुसेंट पढ़िए, उससे काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी सॉल्व करने में। और फिर इसको देखेंगे स्वतंत्रता संग्राम, यहाँ पे दिया है स्वतंत्रता संग्राम, ये भारतीय महात्मा गांधी। अब ये जो पैसे दिया गया है ये क्या है, स्वतंत्रता संग्राम और महात्मा गांधी के आसपास का ये पैसेज है। तो इसको आप लोग पढ़ेंगे तो ये हिंदी पैसेज तो सॉल्व करना आसानी होता है। अब देखिए कुछ इसमें क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जो हम बिना पढ़े ही सॉल्व कर सकते हैं। जैसे धर्मनिरपेक्षता, धर्मनिरपेक्षता में क्या होता है, सभी धर्मों का आदर होता है। तो 91 का क्या हो जाएगा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर कैसे माना जाए कि हमारा स्वतंत्रता संग्राम जनतांत्रिक है, तो इसमें जनतांत्रिक कैसे माना जाएगा, इसमें सभी जाति, वर्ग और धर्म के लोगों ने भाग लिया था, इसमें कोई भेदभाव नहीं था। अब उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे एक शब्द दिया है स्पृहगृह, स्पृहणी, यहाँ पे आपका शब्द यहीं पे है ये। तो इसका अर्थ पूछा है कि इसका क्या अर्थ होगा, इसका अर्थ होता है प्राप्त करने योग्य। उपर्युक्त गद्यांश के लेखक ने मुख्य रूप से क्या बताया है, तो इसको हम लोग को क्या दिखाया गया है, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन कैसा था। फिर आपका उपर्युक्त गद्यांश के लेखक का उद्देश्य क्या था, तो उपर्युक्त गद्यांश के लेखक का उद्देश्य क्या था, इसको हम लोग देखेंगे। तो ये हो जाएगा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की विशेषता बताना। इसको आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोग आंसर कर पाएंगे। अब यहाँ पे ये दिया है कि विधाता रचित इस दृष्टि का सिरमौर मनुष्य है, उसी कारीगरी का सर्वोत्तम मनुष्य को ब्रह्मांड का, यहाँ पे ये। अब देखिए इसको हम लोग क्वेश्चन डायरेक्ट करते हैं। इसमें क्वेश्चन, अब देखिए ये भी पैसेज क्या है, काफ़ी बड़ा है। तो इसमें 2 पैसेज आएंगे हिंदी के, काफ़ी बड़े बड़े आएंगे। तो उसको आप लोग करने के लिए प्रैक्टिस कीजिएगा तो काफ़ी अच्छा होगा। यहाँ पे शल्य चिकित्सकों द्वारा स्वीकार की गई दायित्वपूर्ण चुनौती थी। तो इसमें कौन सा हो जाएगा आपका, अंग प्रत्यारोपण द्वारा शरीर को सामान्य बनाना। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। निरामय शब्द का पर्याय है, तो निरामय शब्द का पर्याय जो होता है ये क्या होता है, स्वस्थ होता है। निरामय मतलब जिसको कोई कष्ट ना हो, दुख ना हो, कोई रोग ना हो। मानव को सृष्टि का लघु रूप क्यों माना गया है, तो ये मानव का सृष्टि रूप लघु रूप क्यों माना गया है, मानव मन में जो घटित होता है वही सूक्ष्म रूप में घटित होता है। फिर वैज्ञानिक दृष्टि का अपेक्षाकृत अभाव है, तो इसका हम लोग राइट आंसर हो जाएगा साहित्य में। अब देखिए चिकित्सा में वैज्ञानिकों का काम होता है, इसका क्या होगा, अब इसका पैसेज हमको पढ़ना पड़ेगा। अब चलिए इसको आप लोग देखिएगा। अब लास्ट क्वेश्चन क्या था कि मानव शरीर को यंत्रवत कहा गया, क्योंकि यहाँ पे क्या है आपका अव्ययी रूप पुर्जों के विकृत होने से शरीर यंत्रवत निष्क्रिय हो जाता है। तो ए ऑप्शन आपका हो जाएगा। अब देखिए ये 1 घंटे का शो रहा आपका, और इसमें पेपर को अच्छे से हम लोग एनालिसिस किए और अच्छे से समझे हैं। तो आप लोग जितने लोग भी पेट की तैयारी कर रहे हैं वो सीरियस होके आप लोग कहाँ आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। आप लोग डीआई प्रैक्टिस कीजिए, ग्राफ प्रैक्टिस कीजिए, हिंदी पे ज़्यादा फोकस कीजिए, और उसके बाद करंट अफेयर पढ़ना है करीब 1.5 साल का। और ये सब आप लोग तैयार करेंगे तो 80 नंबर लाना इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है। जो जैसा पेपर था इसमें काफ़ी आसानी से हम लोग 80 नंबर ला सकते थे। तो चलिए ये आपका जो क्लास होगा डेली आपका क्लास होगा 10 बजे, और इसमें हम लोग आप लोगों को ग्राफ, हिंदी, और फिर ग्राफ हो गया, मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, इंग्लिश हो गया। तो ये सब चीज़ें डिस्कस करेंगे और इससे रिलेटेड आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड करेंगे। 10 बजे कोशिश करेंगे।
तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।